एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और ये हमारी क्लास नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड और हॉट वाटर, व्हाई डज इट स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन रिएक्टेड विद वाटर गिव द प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, वो सोडियम और पोटेशियम जितना रिएक्टिव नहीं होता है। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हम चाहते तो आंसर में फर्स्ट लाइन नहीं भी लिख सकते थे, क्योंकि इसमें पूछा गया था हॉट वाटर या कोल्ड वाटर, तो हम लोग डायरेक्टली हॉट वाटर भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म्ड होता है, पहला तो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा हाइड्रोजन गैस। अब वो क्यों फ्लोट करता है, इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग या इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू द सर्फेस ऑफ द मैग्नीशियम। कैल्शियम की तरह ही होता है। डज मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर और स्टीम, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म गिव द रिएक्शन। तो जो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक होते हैं वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो वो लोग किससे रिएक्ट करते हैं, तो वो लोग स्टीम से रिएक्ट करते हैं, उन लोग को ज़्यादा एनर्जी चाहिए रिएक्शन के लिए। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन। द रिएक्शंस इन्वॉल्व, तो ये रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। स्टीम देखिए यहाँ पर गैस है तो स्टीम के साथ, और अगर आप यहाँ पर देखिएगा मतलब इनके पिछले रिएक्शंस में देखिएगा तो वहाँ पर आपका वाटर तो लिक्विड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, यहाँ पर Fe3O4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। तो यहाँ पर जो हमारे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं, एक्टिविटी सीरीज़ में सबसे लास्ट में होते हैं। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। why is hydrogen gas not evolved when a metal reacts with nitric acid। तो नाइट्रिक एसिड से जब, क्योंकि ये एसिड है, एसिड से रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्यों नहीं होती जब नाइट्रिक एसिड से हमारा रिएक्शन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इस सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब खुद रिड्यूस हो जाता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर। तो जब H2 प्रोड्यूस होता है, एसिड है तो रिएक्ट करेगा तो H2 प्रोड्यूस होता है, तो नाइट्रिक एसिड H2 को कन्वर्ट कर देता है वाटर में, तो ऑक्सीडाइज कर देता है H2 को वाटर में, और खुद रिड्यूस हो जाता है HNO3 से कोई भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, डिफरेंट ऑक्साइड्स होती हैं, N2O, NO या NO2। हैंस हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है वाटर में बाय नाइट्रिक एसिड। नोट में हम लोग देखते हैं जो मैग्नीशियम और मैंगनीज होता है, मैंगनीज Mn होता है, ठीक है, मैग्नीशियम Mg होता है। इट रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस, ठीक है, तो H2 गैस इवॉल्व नहीं होता है HNO3 से जब रिएक्शन होता है, लेकिन फिर भी मैग्नीशियम और मैंगनीज जो होते हैं वो वेरी डाइल्यूट HNO3 के संग हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर लेते हैं। N2O आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विच डाइल्यूट HCl, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है Mg, फिर Al, फिर Zn और Fe, इन चारों के कंपैरिजन में। अब Cu जब रिएक्ट करता है तो हमें बबल्स नहीं दिखते हैं, बबल्स मतलब हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन, ठीक है, तो बबल्स हमें नहीं दिखते हैं, और जो हमारा टेम्परेचर है वो भी क्या होता है, अनचेंज रहता है। दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl, ठीक है, तो बबल्स भी नहीं दिखते हैं, हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होता है वो नहीं होता है, और साथ में टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता है, इसलिए जो कॉपर है वो रिएक्ट नहीं करता है HCl के साथ। व्हाट इज़ एक्वा रिजिया, व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर। एक्वा रिजिया इज़ अ हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड कंपोज या फ्रेशली प्रिपेयर मिक्सचर। आप थोड़ा लैंग्वेज मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, NCERT में फ्रेशली प्रिपेयर मिक्सचर भी दिया हुआ है, ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3 इंटर रेशियो 3:1। तो 3 पार्ट्स आपका हो गया कंसनट्रेटेड HCl और 1 पार्ट हो गया कंसनट्रेटेड HNO3। एक्वा रिजिया इज प्राइमरीली यूज टू डिजॉल्व नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो गोल्ड और प्लेटिनम को डिजॉल्व करने के लिए तो ये यूज़ होता है उनके रिफाइन करने के लिए उनको, ठीक है, प्योर गोल्ड या फिर हाई रिफाइन मतलब हाई प्योरिटी के गोल्ड को हमें निकालने के लिए, ठीक है। तो इट इज़ यूज in the refining process to purify gold by dissolving it and separating the dissolved gold from
अदर इम्प्योरिटीज, द हम हटा सकते हैं, एंड सेपरेटिंग द डिजॉल्व गोल्ड फ्रॉम अदर इम्प्योरिटीज़, तो गोल्ड को रिफाइन करने में और इम्प्योरिटीज़ को अलग करने में इसका यूज़ होता है। एक्वा रिजिया कैन डिजॉल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू अलोन। तो एक्वा रिजिया आपका होता है 3 पार्ट्स डाइल्यूट HCl और 1 पार्ट कंसनट्रेटेड 3 पार्ट्स कंसनट्रेटेड HCl और 1 पार्ट कंसनट्रेटेड HNO3। अगर अकेले में गोल्ड को डिसॉल्व किया जाए तो कंसनट्रेटेड HCl वो अकेले नहीं कर पाएगा और कॉन्क या कंसनट्रेटेड HNO3 भी अकेले डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। इसका 3:1 मिक्सचर ही मतलब एक्वा रिजिया ही उसको गोल्ड को डिसॉल्व करेगा। अब कुछ यहाँ पर नोट्स हम लोग देख लेते हैं, सब NCERT के डायरेक्ट नोट्स हैं। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म। तो हमारे पास जो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चैप्टर 1 में हमने देखा था कि एक मेटल दूसरे मेटल को इसके सॉल्यूशन या मोल्टेन फॉर्म से डिस्प्लेस कर देता है। क्लास 9 में हमने देखा जो नोबल गैस होते हैं दे हैव अ completely filled valence shell and they show little chemical reactivity. Therefore, reactivity of elements is explained as a tendency to attain a completely filled valence shell. तो कोई भी एलिमेंट क्यों रिएक्ट करता है? क्योंकि वो completely filled valence shell को अटेन करना चाहते हैं, जो नोबल गैसेस में होते हैं, और नोबल गैस लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, स्टेबल होते हैं वो। गिव द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें क्या करना है? नोबल गैस कन्फिग्रेशन जो डुएट या ऑक्टेट होता है जनरली उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम मेटल लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन टू complete its octet which is gained by chlorine non metal to complete its octet to form sodium chloride. तो ये 281 होता है। तो अगर एक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर एक इलेक्ट्रॉन हट जाता है इस शेल से तो 28, तो 8 हमारा वैलेंस शेल में वैलेंस शेल हो जाएगा और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया जो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो Na सोडियम कैटायन और इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो 2, 8 और 8, तो वैलेंस शेल में हमारा 8 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव हो गया, क्लोराइड अनायन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो इसके पास क्या था? 1 था सोडियम के पास, तो 1 को रिप्रेजेंट किया, 7 को, तो ये इसको क्या करेगा? ट्रांसफ़र कर देगा, तो Na प्लस और ये आपका माइनस बना लेगा, तो ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। उसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो Mg2+, और ये क्या करेगा? अब Cl तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 नहीं करेगा, तो यहाँ 2 Cl आ जाएंगे, Cl माइनस और एक और Cl माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 Cl माइनस, तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। नोट में देखते हैं, cations and anions being oppositely charged attract each other and are held by strong electrostatic force of attraction to exist at ionic compounds. तो आयनिक कंपाउंड्स में आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन, वो चार्ज होते हैं। तो क्या होता है कि वो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच। अगला क्या है? आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स बट एग्रीगेट्स ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो एग्रीगेट ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, उनके बीच बॉन्ड नहीं होता है, उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिससे वो जॉइन होते हैं एक तरह से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी कहा जाता है। The compounds formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are known as ionic compounds or electrovalent compounds. Name the cation and anion present in MgCl2. तो MgCl2 में हम लोग देख सकते हैं Mg2+ है ना, और Cl माइनस, तो मैग्नीशियम कैटायन और क्लोराइड एनायन। What are amphoteric oxides? Give 2 examples of amphoteric oxides. ये NCERT एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन है और ये हमने क्वेश्चन नंबर 27 में किया है। 3 एग्जाम्पल है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी, ZNO होगा जिंक ऑक्साइड, तो इसलिए मैंने यहाँ एरो दे दिया इसका है, और इसका फॉर्मूला लेड ऑक्साइड का PbO है। तो आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, मैंने 3 दिया है, आप और भी कोई लिख सकते हैं। राइट द नेम्स एंड फॉर्मूले ऑफ एनी 3 कंपाउंड्स। फॉर्मूले आपका प्लूरल हो गया, फॉर्मूलाज भी होता है, फॉर्मूले भी हो जाता है, ऑफ एनी 3 आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड फॉर्मूला ये रहा और इसका नाम सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आप कोई और भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी 3 आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। राइट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल नेचर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, सॉल्युबिलिटी और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखते हैं द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। पहला है फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अगला है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तीसरा है सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल, ठीक है। अगर बोर्ड में अगर गलती हो तो पहले हम लोग कोशिश करेंगे गलती ना हो, थोड़ा सा
कुछ समय पहले, कुछ सेकंड पहले हम सोच सकते हैं हमें क्या राइटिंग लिखनी है, क्या लैंग्वेज लिखना है, और कट हो जाए तो हम लोग ऐसे कट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे बस एक लाइन ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। और ओवर राइटिंग कोशिश करेंगे जितना ना हो उतना अच्छा है। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, petrol, etc. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आयनिक कंपाउंड्स आयन से फॉर्म होते हैं और आयन क्या करते हैं, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो एन आयनिक कंपाउंड इन्वॉल्व्स द आयंस दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन स्टेट एंड इन द मोल्टन स्टेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ये हमारा एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है। तो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बिकॉज a large amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction, ठीक है। तो हमने देखा था कि आयनिक कंपाउंड्स में वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जब वो बॉयल या जब उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, तो जब वो मेल्ट करते हैं तो उस अट्रैक्शन को हमें तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर-आयनिक अट्रैक्शन। अगला हमारे पास है और नोट हम लोग देख लेते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो मेजर सोर्स ऑफ मेटल होता है। और सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम सॉल्युबल सॉल्ट सच एज NaCl, MgCl2 एट्सेट्रा। अगला क्वेश्चन वाटर मिनरल्स। तो द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। तो हमने देखा कि अर्थ क्रस्ट में कई सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब वो नेचर में मतलब वो अर्थ क्रस्ट में क्या होते हैं, या तो फ्री स्टेट में होते हैं या फिर कंपाउंड्स के फॉर्म में होते हैं। तो द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम मेटल बॉक्साइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो बॉक्साइट हमारा मेटल हो गया। उसके बाद बॉक्साइट हमारा मिनरल हो गया, एल्यूमिनियम मेटल हो गया। वैसे लेड जो है वो गैलेना में होता है, ठीक है, तो गैलेना मिनरल हो गया। अगला है वाटर ओर्स। तो एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। तो बॉक्साइट ओर हो गया एलिमेंट का। पर अभी हमने देखा था बॉक्साइट तो मिनरल है, तो हम लोग देखते हैं जैसे ये बॉक्साइट है, ठीक है, तो इसके अंदर एल्यूमिनियम होता है। तो किसी किसी जगह जो बॉक्साइट होता है उसके एल्यूमिनियम का परसेंटेज बहुत कम होता है, और उसको जब हम लोग निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ सरफेस से, तो प्रॉफिटेबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है, और साथ में हमें उतना एल्यूमिनियम फिर इसमें से हम लोग निकाल भी नहीं पाते। लेकिन कुछ कुछ जगह क्या होता है, यही मिनरल होता है बॉक्साइट का, इसमें एल्यूमिनियम होता है पर उसका कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और उसको जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट होता है, मतलब हमारा जो एक्सट्रैक्शन होता है उसमें जो भी हमारा एक्सपेंस आएगा, तो उसके मुकाबले जो हमारा प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, तो प्रॉफिटेबल होता है। तो अब ये जो मिनरल है वही ओर कहलाता है, ठीक है। तो बॉक्साइट को एक तरह से हम लोग ओर कहते हैं क्योंकि उसमें एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है, एक्सट्रैक्शन होता है जो प्रॉफिटेबल होता है। अगला है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हम लोग मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे बॉक्साइट उसमें एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, गैलेना से, लेड से, या और भी होते हैं, कॉपर पाइराइट्स होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या प्रोसेस होते हैं कि हम लोग इम्प्योरिटीज़ को हटा के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यूजिंग रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, जो हमने अभी देखा था पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके जिंक और लास्ट में सिल्वर और गोल्ड था, ऐसे करके जो हमने सीरीज़ देखी थी। तो यूजिंग रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स वी कैन अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल is extracted from its ore. Some metals are found in the earth's crust in the free state. Some metals are found in the form of compounds. अगला क्वेश्चन है, why are metals such as gold, silver, platinum and copper found in the free state in the earth's crust? तो the metals at the bottom of the activity series, ठीक है, ये बॉटम में होते हैं और ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। तो the metals at the bottom of the activity series are less reactive like silver, platinum, copper, gold। यहाँ पर गोल्ड भी होगा तो हम लोग गोल्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। दे आर ऑफन इन अ फ्री स्टेट। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड्स और ऑक्साइड ओर्स, ठीक है। तो अभी हमने देखा कॉपर और सिल्वर जो होते हैं वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़ में पाए जाते हैं, ठीक है, और फ्री स्टेट में रहते हैं। लेकिन कॉपर और सिल्वर जो है वो कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकते हैं एज देयर सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स। अगला क्वेश्चन है, वाई आर मेटल सच एज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स। तो हमने देखा था जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसमें कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो फ्री स्टेट में रहते हैं, कुछ कंबाइंड स्टेट में, कुछ दोनों में भी एग्जिस्ट करते हैं। पर अभी हम लोग देखते हैं फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। तो ये जो मेटल्स है वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहते, मतलब फ्री एलिमेंट्स के रूप में नहीं हमें मिलते हैं। ऐसा क्यों? तो देखते हैं, द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स। तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
तो इसी के साथ हमने अपनी क्लास नंबर 3 पूरी की। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे और हमारा क्वेश्चन रहेगा हाउ आर द मेटल्स सच एज जिंक, आयरन, लेड एटसेट्रा फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। तो अब इस तरह के जो मेटल्स होते हैं वो कैसे फाइंड होते हैं, अर्थ क्रस्ट में कैसे फाउंड होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 61 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपनी क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आगे बढ़ेंगे।